हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फर्स्ट लेक्चर में हमने ये समझा था करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों क्या होता है? जीरो। ये समझाया था हमें ओयरस्टेड ने। फिर बायट-सेवार्ट ने हमें करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सिखाया था न्यूमेरिकली, और हमने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में भी बात कर लिया था। एमईसी के सेकंड लेक्चर में आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर यूजिंग बायट-सेवार्ट लॉ। किस लॉ को यूज करेंगे अपन? और स्ट्रेट ने तो बस ये बताया था कि करंट कैरिंग वायर के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है क्योंकि करंट कैरिंग वायर न्यूट्रल है, बस उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बट कितना होता है ये और स्ट्रेट ने नहीं समझाया था। किसने समझाया था? बायट एंड सेवार्ट ने। तो क्या यूज करेंगे? यूजिंग बायट एंड सेवार्ट लॉ। ये रहा करंट कैरिंग वायर जिसका एल लेंथ है, एल लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। करंट इसमें फ्लो कर रहा है बेटा आई। इसकी वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। कहीं पे यहां पे ले लिया अपन ने आर डिस्टेंस पे। इस आर डिस्टेंस पे मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, सिमेट्रिकली नहीं लिया, बीच में नहीं लिया, कहीं भी यहां ले लिया, यहां भी ले सकता था, यहां भी ले सकता था। यहां से आर डिस्टेंस पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है। अब अगर आप यहां देखें तो ये जो लोअर एज है ये इस पॉइंट से कुछ एंगल बना रहा होगा बीटा। आप पूछ सकते सर ये क्यों बना रहे हो? बस ऐसे ही सिंप्लिसिटी के लिए, देखने के लिए कि कितना एंगल बना रहा होगा। इसका अपर एज इस पॉइंट से एंगल बना रहा है कुछ, मान लो अल्फा। बस मैंने ऐसे ही बना लिया, इसका कोई खास बात नहीं। अब एक बात बताओ, जब यहां पे बायट-सेवार्ट लॉ यूज करोगे, क्या बायट-सेवार्ट लॉ इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कैलकुलेट करके बता सकता है? नहीं। बायट-सेवार्ट लॉ का एक लिमिटेशन है, ठीक उसी तरीके का लिमिटेशन जैसा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कूलम्ब्स लॉ का भी लिमिटेशन है। कूलम्ब्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज अ वैलिड फॉर अ पॉइंट चार्ज एंड पॉइंट मास। आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक लीनियर चार्ज में अप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए एक लीनियर चार्ज रॉड है और एक लीनियर चार्ज रॉड ये है, इन दोनों के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं बता सकता। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओनली वैलिड फॉर द पॉइंट मास एंड स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो बायट-सेवार्ट लॉ ओनली वैलिड फॉर द इनफाइनिटली स्मॉल करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब आईडीएल। तो मान लो यहां पे एलिमेंट ले लिया अपन ने डीएल, और करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो आईडीएल का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। इसके वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करके बता सकता है बायट-सेवार्ट लॉ। तो छोटे से डीएल एलिमेंट की वजह से एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगा, ये डीबी होगा। इतने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर जो एक कैपिटल एल लेंथ का है, उसका मैग्नेटिक फील्ड ये बायट-सेवार्ट लॉ नहीं निकाल सकता। बायट-सेवार्ट लॉ कहता है कि मैं एक बार में इतना बड़ा काम नहीं करूंगा, मैं छोटा छोटा डीएल एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के लिख दूंगा। तो किसी भी डीएल एलिमेंट यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, कहीं पे भी ले लो, उसका मैग्नेटिक फील्ड ये कैलकुलेट करके दे देगा। फिर आपको सबको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का दो तरीका है। अगर कंटिन्यूअस वैल्यू है तो आप इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखिए कैसे। पहले तो डीवी की वैल्यू लिखिए। तो ये डिस्टेंस बेटा डीएल एलिमेंट से ये डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस आर तो नहीं है, कुछ एक्स आपको मानना पड़ेगा, कुछ एक्स आपको मानना पड़ेगा। और मान लीजिए ये एंगल है आपका कुछ सॉरी अल्फा तो अपन ने पहले ही मान लिया है, ये एंगल है आपका गामा, और ये एंगल कुछ है आपका थीटा, है ना। एज्यूम कर ले यहाँ से एंगल कितना बन रहा है, ये थीटा, ये बन रहा है गामा, ये 90। तो गामा और थीटा के बीच में रिलेशन आप लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे थीटा बना ले, इसको 90 माइनस थीटा लिख देते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए बायट-सेवार्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है? वो कहता है डीवी इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई, ये कांस्टेंट वाला टर्म, इनटू आई डी एल साइन थीटा। व्हाट इज दैट थीटा? थीटा इज द आई डी एल एंड आर वेक्टर के बीच में, ये एक्स वेक्टर एंड डीएल एलिमेंट के बीच में जो एंगल होगा वो तुम्हारा गामा है यहाँ पे। तो आप लिखोगे साइन गामा। अब थोड़ा बुद्धि लगाओगे तो कह सकते हो नहीं सर ये गामा नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आईडीएल तो ऊपर है और एक्स वेक्टर ये है, तो एक्स वेक्टर आईडीएल के वेक्टर के बीच में, तो ये एंगल आपका सही होगा। एकदम सही पहचाने, लिखो फिर वो एंगल,
साइन 180 माइनस गामा, और साइन 180 माइनस गामा गामा ही होता है, क्योंकि 180 माइनस गामा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में, और सेकंड में फंक्शन चेंज करोगे तो 180 फंक्शन चेंज करता नहीं है, और साइन पॉजिटिव होता है तो साइन गामा ही रहेगा, इसीलिए साइन गामा हो। तो यहाँ से लो साइन गामा, या यहाँ से लो ये साइन 180 माइनस गामा साइन गामा आएगा। समझ आया? चलो ठीक है। डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट इज एक्स, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है, तो dv को इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को बाहर रखेंगे, कांस्टेंट टर्म आपका होगा म्यू नॉट बटा 4 पाई, आई भी कांस्टेंट होगा, बाहर रख के इंटीग्रेट कर देंगे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि dl का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो दो समस्याएं हैं। एक तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा कि इस dl की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, यहाँ पे जो dl लेंगे, यहाँ पे भी तो कुछ एलिमेंट लेंगे dl, एक ही एलिमेंट dl लोगे क्या? बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट dl लेके तुम इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, इस dv का, इस dl एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड लिख के इंटीग्रेट करने का मतलब है कि बहुत छोटे छोटे dl एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड लेके सबका सम करना। तो यहाँ पे जो dl लोगे और यहाँ पे जो dl एलिमेंट लोगे, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, ये चेक करना पड़ेगा। तो चलो चेक करते हैं। कौन से थ्योरम से? राइट हैंड थंब रूल से। क्या कहता है ये कि थंब आपका मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन में होगा। तो देखो करंट आपका कहाँ है, थंब की डायरेक्शन में, तो कर्ल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो देखो ये रहा इधर, और मैग्नेटिक फील्ड आपको इस रीजन में निकालना है, तो सिंपल थंब यहाँ रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन। बताओ अंदर नॉकआउट कर रहा है, अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ की वजह से भी अंदर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे कहीं भी निकालो ना, एक ही बात है, क्योंकि इस तरफ देखना है बस तुम्हें। तो करंट एलिमेंट आई dl ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है, तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो कोई किसी भी छोटे dl एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाले की वजह से अंदर और नीचे वाले की वजह से बाहर, ऐसा नहीं है। देखो ना, थंब यहाँ रखो, मैग्नेटिक फील्ड देखो अंदर 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 अंदर, तो सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो डायरेक्शन का कोई लोचा नहीं है। हर छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको ऐड करेंगे, ठीक है। बट जैसे जैसे dl एलिमेंट को यहाँ से लेके तुम ऊपर की तरफ इंटीग्रेट करते बढ़ोगे, तो ये जो थीटा वो वेरिएबल है, थीटा भी तो चेंज होता जाएगा, और x का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल है। ये आपका गामा, यहाँ पे गामा को रख लोगे तुम 90 माइनस थीटा रख सकते हो, उसके टर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये गामा एंगल भी वेरिएबल है, एक्स स्क्वायर भी वेरिएबल और dl भी वेरिएबल है। जब तक आपको एक वेरिएबल ना मिले तो आप इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। 3 डिफरेंट dl का साइन गामा का इंटीग्रेशन, गामा वेरिएबल है तो गामा का इंटीग्रेशन dl तो नहीं करा सकता, और नीचे एक्स स्क्वायर ही है, अलग ही कहानी है सारा। तो इसको एक सिंगल वेरिएबल में कैसे चेंज करें, तभी आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब ये इंटीग्रेशन थोड़ी ना कर सकते साहब, एक्स वेरिएबल इसका इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में कर दो, सिंपल सा, ये तो कर ही नहीं सकते। तो ये कहाँ से कर लोगे यार, समझ रहे हो ये कहाँ पे मुश्किल आ रहा है। तो क्या करें, तो अपन यहाँ पे काम करते हैं, अपन ये देखते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर यहाँ से मान लो L लेंथ पे जाके आपने dl एलिमेंट काटा है ना, कुछ मानोगे L लेंथ पे, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस r। तो L इज इक्वल टू लिख सकते हो r tan थीटा। इससे क्या होगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। जैसे बेटा इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये होगा dl बाई डी थीटा, डी थीटा थीटा के रिस्पेक्ट में dl बाई डी थीटा इज इक्वल टू r, r तो कांस्टेंट है ये वाला डिस्टेंस यहाँ से, इंटू tan थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा को यहाँ रख दो, तो dl इज इक्वल टू r सेक स्क्वायर थीटा। तो देखो dl सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा यहाँ आ गया, इंटू डी थीटा। तो ये जो dl है वो आपका कन्वर्ट हो गया थीटा इंटू डी थीटा में, तो dl चला गया। अब यहाँ पे एक लोचा और है आपका x का, तो यहाँ पे आप cos थीटा को लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस आपका r और हाइपोटेन्यूज x, तो बेस आपका r हाइपोटेन्यूज x, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा x cos थीटा। मतलब ये हो गया कि ये जो एक मिनट गलत लिख लिया क्या अपन ने, r इज इक्वल टू, सॉरी, बेस यहाँ पे क्या होगा r और हाइपोटेन्यूज क्या होगा x, तो ये होगा आपका r बाई एक्स। तो r इज इक्वल टू, सही तो लिखा है यार, तो ये जो x होगा वो हो जाएगा आपका r बाई कॉस थीटा। सिंपल, जो x होगा वो हो जाएगा r बाई कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए ये जो तीनों ही वेरिएबल थे, x उसको हमने थीटा और r के टर्म से चेंज किया, r तो कांस्टेंट है, और आपका जो dl वेरिएबल था उसको भी अपन ने चेंज कर लिया थीटा में, और ये जो आपका साइन गामा था उसको भी थीटा में चेंज कर लेंगे। अरे गामा को लिख लेंगे ना 90 माइनस थीटा, तो सब कुछ थीटा 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 में आ जाएगा। फिर आसानी से थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे। ध्यान से देखिए एक एक करके पुट करते हैं वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज हो जाएगा ये इंटीग्रेशन का साइन,
यहाँ पे करंट आई को बाहर लिख लीजिए, करंट आई को बाहर लिखिए। डीएल को क्या लिखेंगे, देखिए डीएल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। डीएल को क्या लिखेंगे, आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आपको समझ में नहीं आया तो फिर से समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एल लेंथ पे जाके डीएल का एक छोटा सा स्ट्रिप काटा था, एल लेंथ पे जाके डीएल का एक छोटा सा स्ट्रिप काटा था, तो ये एल और ये आर, और आर तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो फिक्स होगा। तो आप लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के टर्म्स में तुम्हारा ये एल आ गया, तो डिफरेंशिएट कर दोगे तो डीएल कन्वर्ट हो जाएगा डी थीटा में। तो डीएल बाई डी थीटा इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो डीएल इज इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। समझ में आया, तो पुट कर दिया अपन ने। उसके बाद साइन, गामा को लिख लेंगे 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे इसको लिखिए अभी 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और x इज इक्वल टू आर बटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो इसको अपन स्क्वायर कर देते हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो r कांस्टेंट है और सारा टर्म थीटा डी थीटा में कन्वर्ट हो गया, तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा आर स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा, बाई कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज द इनवर्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। आप ऐसे भी समझे कि सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म एग्जैक्टली इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर और ये आर, तो कट के बचेगा आर, बस एक आर बचा। यहाँ पे डी थीटा और साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। तो देखो ये रिजल्ट dB इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा बोलो, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई। देखो ये टर्म तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई भी करंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट है। चलो ठीक है, यहाँ पे बचा तुम्हारा कॉस थीटा इंटू डी थीटा बटा आर बचा। तो आर को भी आप यहाँ लिख सकते हैं सिंपल, क्योंकि आर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से डिस्टेंस है, बस ये आर रख दो। अब इसको इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका बी, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है, सिंपल साइन थीटा, माइनस नहीं आता, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है सिंपल साइन थीटा। तो ये टर्म एज इट इज रहेगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर। इंटीग्रेशन बताइए, ये होगा आपका सिंपल साइन थीटा। अब चलिए लिमिट पे बात करते हैं। तो ये आपका रहा थीटा, थीटा पे डीएल एलिमेंट लिखा था। अब थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो ये थीटा 0 से कहाँ तक वेरी हो रहा है, अल्फा तक। तो अपर लिमिट ये 0 से अल्फा तक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ का मिलेगा। अरे भाई जैसे जैसे थीटा को बढ़ाओगे ये डीएल एलिमेंट ऐड होता जा रहा है ना, तो डीएल का इंटीग्रेशन ना करके डीएल को हमने थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया और थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ से अगर स्ट्रेट वायर रखे तो ये थीटा 0 दिखाई दे रहा है, मतलब थीटा 0 होगा तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड देगा, थीटा और बढ़ाते जाएंगे यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड देता जाएगा, ऊपर का मैग्नेटिक फील्ड देता जाएगा। तो अगर इंटीग्रेशन में 0 से अल्फा कर दूँ, क्या कर दूँ, 0 से अल्फा कर दूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक का मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। लेकिन आप ध्यान से देखें तो एंगल तो यहाँ पे आएगा बीटा भी, और आपको पता है कि यहाँ से लेना एंगल, ऐसे आप जा रहे थे तो यहाँ से आपको एंगल लेना पीछे भी जाके, तो पीछे जाके एंगल लेना, तो इसको लिखेंगे आप माइनस बीटा से अल्फा तक। क्या लेंगे, माइनस बीटा। देखो ना यहाँ पे उल्टा चले ना, यहाँ पे आप थीटा गए थे तो थीटा को पॉजिटिव लेके एलिमेंट काट के आपने इंटीग्रेट किया था, अब यहाँ से आपको इंटीग्रेशन करना है तो ये एलिमेंट आ जाए, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा माइनस बीटा से अल्फा तक। तो इंटीग्रेशन का लिमिट होगा माइनस बीटा से अल्फा तक। अब 0 से अल्फा करेंगे तो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा, वो यहाँ से यहाँ तक का मैग्नेटिक फील्ड देगा। माइनस बीटा से अल्फा तक कर देंगे तो पूरा ही मैग्नेटिक फील्ड दे देगा। अब यहाँ पे माइनस बीटा टू अल्फा, तो थीटा के जगह पे अल्फा रखेंगे तो साइन अल्फा माइनस लोअर लिमिट, और साइन माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, b इज इक्वल टू आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर, ये आपका आएगा यहाँ पे साइन अल्फा माइनस ऑफ साइन माइनस बीटा, और माइनस आप बाहर निकाल सकते हैं, साइन थीटा ऑड फंक्शन होता है। देखो ऐसा है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देख भाई, साइन माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, तो पूरे फॉर्मूले को दोबारा लिखने से अच्छा ये कंसेप्ट यहाँ लिख दिया मैंने। तो बताओ ये माइनस बीटा होगा, वो बाहर निकल जाएगा तो प्लस कर देगा इसको। ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आया। तो ये बायोट-सेवर्ट लॉ यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देगा। क्या कैलकुलेट करके देगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन वो तो पहले ही आप निकाल चुके थे, डायरेक्शन तो आप पहले ही निकाल चुके थे। कहाँ निकाला था सर हमने, ये क्या निकाला था आपने, डॉट या क्रॉस, आई एम सॉरी, करंट ऊपर जा रहा है अंदर की तरफ, आई एम सॉरी, क्रॉस
ये कैसे कर दिया मैंने, क्रॉस, थंब ऊपर, करंट के डायरेक्शन में, और यहाँ पे नॉक करेंगे अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, ये तो आप थंब रूल से निकालेंगे, और बायट-सेवार्ट लॉ से आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये रहा इसका मैग्नीट्यूड, बहुत ईजी है। आई एम सॉरी, ये बीटा, बहुत इजी है फॉर्मूला, समझ में आ गया इसका डेरिवेशन, कोई खास बात नहीं है। आपको बस ये कन्वर्ट करना था कि डीएल एलिमेंट के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना था। यहाँ पे 3 वेरिएबल था आपका, एक्स और डीएल और गामा। गामा को थीटा में कन्वर्ट किया, डीएल को भी थीटा में कन्वर्ट किया, और एक्स को भी थीटा में कन्वर्ट किया, ताकि सब कुछ एक ही वेरिएबल में दिखे, तो आप इंटीग्रेट करना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, अब इसका सिंप्लिसिटी देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एक्जैक्टली बीच में अगर मैं आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ, एक्जैक्टली बीच में, अगर ये सेंटर पे होगा तो ऊपर बनने वाला एंगल और नीचे बनने वाला एंगल सेम होता। तो अल्फा भी मान लो थीटा है और बीटा भी थीटा है, तो एग्जैक्टली बीच में होगा। ये देखो ऐसे, देखो ऐसे, ये भी थीटा, ये भी थीटा, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर थीटा, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बहुत ईजी है सर मैग्नेटिक फील्ड लिखना। देखिए मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू μ0/4πi। ये वाला जो टर्म है ना, इसको तुम काटना मत, यहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए, इसको ऐसे ही रखना, क्योंकि ये टर्म कॉमन है, तुम्हें हमेशा याद रहेगा। बाकी तुम्हें किसके साथ डील करना है, इस वाले के साथ। तो देखो μ0I/4πr, इसको एज इट इज रहने दो, μ0I/4πr, देखो ना ये डिस्टेंस r, μ0I/4πr इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा। सिंपल है, तुम्हें समझ ही नहीं आया, 2 साइन थीटा। अच्छा मान लो कि ऐसा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, ऐसा वायर है, और तुम मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली यहाँ पे निकाल रहे हो, आर डिस्टेंस अपार्ट। ये तुम्हारा करंट कैरिंग वायर है, आई करंट फ्लो कर रहा है। देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड थंब के डायरेक्शन में, करंट को थंब की डायरेक्शन रखोगे, नॉक करोगे, यहाँ पे निकाल रहे हो, तो कहाँ होगा बोलो, अंदर की तरफ। चलो यहाँ बताओ करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखना है, तो इसको ऐसे करोगे बाहर की तरफ। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो देखो यहाँ से मान लो एंगल बना रहा है थीटा, और दूसरा एंड स्ट्रेट यहाँ पे एंड हो रहा है, तो एक हो गया थीटा और दूसरा हो गया बेटा 0। देखो ये थीटा, अगर ये वाला वायर एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाए, देखो तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 0। तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ढंग से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड में आपको मैंने बताया है कि एक टर्म तो कॉमन रखो, कौन सा, B इज इक्वल टू μ0I/4πr, ये तो रट ही लो, ये वाला रट लो μ0I/4πr। और जब ये रट लोगे बार बार यूज़ करते करते μ0I/4πr, तो बचेगा क्या, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पे अल्फा क्या हो गया थीटा और बीटा हो गया 0, तो क्या आएगा, सिंपल साइन थीटा इज आंसर। सिंपल साइन थीटा इज आंसर, कोई खास बात नहीं है, सिंपल साइन थीटा इज आंसर। और देखो मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक वायर है, ये करंट फ्लो कर रहा है आई, एकदम बेसिक सा अपन ने सवाल अभी लिया है। यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखो बेटा मान लो कि ये वाला एंगल है तुम्हारा 30 डिग्री और ये है तुम्हारा 60 डिग्री, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो इस करंट कैरिंग वायर की वजह से बताइए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो बताइए क्या करेंगे। तो देखिए बेटा μ0I/4πr, r is a distance where magnetic field have to be calculated from current carrying wire। ये टर्म कांस्टेंट रहा। उसके बाद यहाँ पे अल्फा के जगह पे 30 हो गया और बीटा की जगह पे 60 हो गया, तो आप लिखेंगे साइन 30 प्लस साइन 60, साइन 30 प्लस साइन 60, दैट इज इट, कोई खास बात नहीं है। अब डायरेक्शन, तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखोगे, कर्ल करोगे, फिंगर कर्ल बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आपका यहाँ पे डॉट। क्लियर है ये बात बहुत आसानी से। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए, तो आप थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा बेटा, बाहर। सर इधर भी बाहर और इधर भी बाहर, तो बेटा यहाँ पे करंट से उस तरफ देख रहा है राइट हैंड में, यहाँ पे करंट से लेफ्ट हैंड में देख रहा है। करंट यहाँ पे नीचे है, देखो करंट नीचे है तो थंब नीचे, देखो नॉक कर्ल बाहर हो रहा है। यहाँ पे करंट ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड इधर देखना, देखो कर्ल बाहर हो रहा है, तो ये भी बाहर है वो भी बाहर है। स्क्रीन पॉज करके इसको लिखिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट लार्ज लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। देखिए इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, मतलब इसका क्या होगा, एल कितना होना चाहिए ताकि मैं इसको इनफाइनाइट मानूं, एल ये भी इनफाइनाइट हो सकता है। ये इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग वायर है क्या, हाँ। अगर
आप इससे आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो वेयर एल इज वेरी 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 ग्रेटर देन आर, हेंस दिस इज इनफाइनाइट लेंथ। ये 1 मीटर मान लो, 1 मीटर का करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और आप जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो वो है 0.01 सेंटीमीटर यार, मतलब ये इनफाइनाइट लार्ज हो गया बेटा। क्यों इनफाइनाइट लार्ज हो गया? देखो देखो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है और आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, तो इसी को तो इनफाइनाइट वायर मानोगे ना, सिंपल सी बात है। देखो इन्फिनिटी का इनफाइनाइट करंट वायरिंग का फील दिला देता हूँ मैं तुम्हें, तुम वहाँ पे हो ना, देखो इस वायर को, तुम्हें फाइनाइट दिख रहा है या इनफाइनाइट? फाइनाइट दिख रहा है सर, यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगा। अब देख देख अब क्या दिख रहा है, यही वायर क्या दिख रहा है? इनफाइनाइट, क्योंकि बहुत पास आ गया तो इनफाइनाइट दिखेगा। तो यहाँ से मैं खुद देख रहा हूँ ये डिस्टेंस अगर है तो ये मुझे फाइनाइट लेंथ का ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से ये वायर का डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है। अगर मैं इसको बहुत पास ले बहुत पास ले आँख एकदम पास ले तो मैं ऊपर का एंड देख ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इतना ऊपर चला गया है। समझ में आया? तो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि सच में बहुत बड़ा वायर, एक छोटा वायर भी इनफाइनाइट हो सकता है। अच्छा, यही वायर सेम ये वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मैं यहाँ कैलकुलेट करूँगा तो ये फाइनाइट वायर होगा, और इसी वायर की वजह से मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूँगा तो इनफाइनाइट वायर होगा। डन, ये बात समझ आया? देखो एक और कारण बताता हूँ, यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो अपर एज एंड लोअर एज कुछ फाइनाइट एंगल बनाएगा, अल्फा और बीटा, लेकिन यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूँ मैं तो यहाँ पे ये वाला एंगल देखो क्या हो गया, ऑलमोस्ट 90, और ये भी ऑलमोस्ट 90। जैसे जैसे ये पॉइंट पास आता जाएगा तो बेस कम होता जा रहा है और परपेंडिकुलर सेम है, बेस कम होता जा रहा है परपेंडिकुलर सेम है, तो ये एंगल बढ़ता जाएगा। और अगर आप इसको इन्फाइनाइटली लार्ज मान लेते हो तो एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखो आप कह रहे हो कि दिस इज इन्फाइनाइटली लार्ज करंट कैरिंग वायर, तो ये जो एंगल होगा अप्रोचेस टू क्या होगा, अल्फा, और ये जो है बीटा। अगर आर को बहुत पास ले आओ तो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे तो ये वाला फैक्टर आपने बोला था मैं रट लूँगा सर, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। एक बार मैं रिवाइज करने के लिए लिख भी देता हूँ, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। बताओ क्या है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। B इज इक्वल टू क्या है बेटा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा और बीटा दोनों 90 है तो B इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई आर इंटू 2, साइन अल्फा भी 90 और बीटा भी 90, साइन 91, तो ये हो जाएगा 2। तो क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो आप सिंप्लिसिटी के लिए इसको रहने दो ऐसे, इसको मत काटो, ये याद रखने में मदद करेगा। बाकी तुम्हें पता है ऊपर अल्फा भी 90 बीटा भी 90, तो ये 2 का फैक्टर आएगा किसमें, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अब जब तुम आंसर मैच करोगे तो यहाँ तो नहीं दिखाई देगा वो, ये वाला टर्म दिखाई नहीं देगा, वो तो यही दिखाई देगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो बताओ कौन सा रटोगे, ये की है ये वाला म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर एज इट इज रखो, ये टर्म एज इट इज रखो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है तो अल्फा और बीटा दोनों 90, तो 2 का फैक्टर आएगा। तो ये इजी रहेगा, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा चलो, सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है? सेमी इनफाइनाइट का मतलब है कि यहाँ पे तो एक एंड आपको पता है लेकिन दूसरा एंड आपको नहीं दिख रहा, दूसरा एंड आपको नहीं दिख रहा, इसको कहते हैं अपन सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए ये एंड आपको पता है, यहाँ से आर डिस्टेंस अपार्ट यहाँ पे आपको फील्ड निकालना, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू 90। और दूसरा एंड तो आपको पता है, यहाँ पे ना तो ऊपर का एंड पता है ना ही आपको नीचे का एंड पता है, ये भी 90 और ये भी 90, लेकिन यहाँ पे ऊपर का आपको एंड इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे है, बट ये आपको सामने दिख रहा है, समझ में आया कि नहीं है? ये एकदम सामने दिख रहा है और यहीं पे आर डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो अल्फा हो गया आपका 90 बट बीटा हो गया आपका 0। तो आपको याद है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू साइन 90 प्लस साइन 0 डिग्री, साइन 0 साइन 91। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा बेटा, B इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर। डायरेक्शन बताओ फटाफट, थंब ऊपर कर्ल करो, अंदर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम ईजी है, कोई खास बात नहीं है। आगे देखिए बेटा, मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, इधर करंट जा रहा है,
ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो आप यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे, ये रहा थंब, इस तरफ अंदर की तरफ नॉक हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में क्रॉस होगा, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, डॉट होगा। तो देखो करंट कैरिंग वायर कहीं भी हो सकता है, वाई एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल, जेड एक्सिस के पैरेलल, कहीं भी हो सकता है। आपको बस प्रेजेंटली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने थंब को रखना है और कर्लिंग फिंगर के डायरेक्शन में नॉक करते हुए चलना है। जिस तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पे नॉक करिए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, ये, और ये करंट कैरिंग वायर है यहाँ से यहाँ तक, और आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है। बताइए मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे आप तो वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो आपका दिख ही नहीं रहा है, हमेशा वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। ऐसा मान लो यहाँ पे करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है आई, और यहाँ से तुमको ये वाला डिस्टेंस दे दिया 8 मीटर। क्या दे दिया बेटा डिस्टेंस? 8 मीटर। और ये एंगल दे दिया 30 डिग्री। ये एंगल क्या दे दिया? 30 डिग्री। और ये इन्फाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर है, समझना। करंट कैरिंग वायर कैसा? इन्फाइनिटली लार्ज, ऊपर डॉटेड है, नीचे भी डॉटेड है। इन्फाइनिटली लार्ज करंट कैरिंग वायर है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको ना वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है। देखो ये वायर से कोई सा भी डिस्टेंस नहीं लेना आपको, वायर से एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। ये 8 मीटर गिवन एट एंगल 30 डिग्री, तो आपको बस ये डिस्टेंस से मतलब है, वायर से ये वाला डिस्टेंस। और इन्फाइनिटली लार्ज वायर है तो अल्फा भी जी 90, और इन्फाइनिटली लार्ज है बेटा, और बीटा भी 90। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल टू μ0I बटा 4 पाई इंटू साइन 91 और साइन 91, मतलब साइन अल्फा B90 बीटा B90, तो ये 2 का फैक्टर यहाँ पे। बट R क्या लोगे? तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा R का, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट R साइन 30, मतलब 8 साइन 30, 8 साइन 30 आपका 4 मीटर हो जाएगा। ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। क्या आपको समझ आए ये बात? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। एक वायर बना देंगे इन्फाइनिटली लार्ज, कोई भी रेडियल डिस्टेंस आपसे दे देंगे, लेकिन आपको ये डिस्टेंस चाहिए वायर से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है बेटा, आओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। तो एक तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिल पा रहा, दूसरी बात अल्फा और बीटा दोनों 0 है, अल्फा और बीटा दोनों 0 है। तो आपको पहले ही बताया था कि करंट कैरिंग वायर के एकदम लीनियर डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा? 0। ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज 0। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये अपने को पता होना चाहिए अच्छे से। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? अब देखिए मान लीजिए एक इन्फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उसको अपन ने बेंड कर दिया। क्या कर दिया? बेंड करके देखो, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो या तो इनफाइनाइट लिखा होगा, नहीं तो डॉटेड लाइन बना देगा। तो डॉटेड लाइन का मतलब है इनफाइनाइटली लार्ज करंट कैरिंग वायर। यहाँ पे R डिस्टेंस पे मैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा हूँ, मज़ेदार सवाल है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? यहाँ पे इस पॉइंट पे P पे, बताइए P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो ढंग से देखिएगा, ये जो, अच्छा ये इनफाइनाइट है या सेमी इनफाइनाइट है? तो एक एंड तो यहाँ से टर्न ले लिया, तो एक एंड को पता है यहाँ पे है, दूसरा एंड आप यहाँ पे, दूसरा एंड पता नहीं कहाँ पे, इनफाइनाइट लार्ज। तो इसके वजह से इसी वायर के लाइन में कहीं भी जाके देखोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होगा। देखो मान लो ऐसा वायर है, इधर मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन होगा, इधर भी होगा, लेकिन इस वायर में करंट इधर फ्लो करे तो इससे ऊपर कहीं भी यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से 0 होगा, वायर के एकदम लाइन में। अच्छा आपको ये बात समझ में आ गया? अब देखिए ध्यान से, अब ओके यहाँ पे देखिए, तो इस वायर के एकदम लाइन पे है, ये स्ट्रेट है वायर, यहाँ पे थीटा 0 होगा, अल्फा बीटा सब 0 होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? इस वायर की वजह से 0। और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर की वजह से, इस वाले सेक्शन की वजह से, ये इन्फाइनेटली लार्ज है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सेमी इन्फाइनाइट की वजह से आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस एक एंड तो आपको पता है, दूसरा एंड इन्फाइनेटली लार्ज डिस्टेंस पे। तो ये होगा आपका μ0I बटा 4 पाई R। डायरेक्शन किधर होगा? तो थंब की डायरेक्शन में करंट को रखिए, मतलब करंट के डायरेक्शन में थंब को रखिए, कर्ल करिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आता है वो दिखाई देगा? बाहर की तरफ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका डॉट आ जाएगा इस वायर की वजह से। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यही होगा, क्योंकि इस वाले सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे क्या होना है? 0 होना है।
क्या आपको समझ आया? एकदम लॉजिकल सवाल है। अभी तक मैं सिंगल वायर लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ। इन्फाइनिटली लार्ज वायर, सेमी इन्फाइनाइट, इन्फाइनिटली लार्ज, लेकिन कोई रैंडम डिस्टेंस दिया हो तो अपने को परपेंडिकुलर ही लेना है। वायर के लाइन में कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे या पीछे कहीं भी यहाँ पे, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से अपने लाइन पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं कर रहा। इस तरफ अगर उसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिफाइन होगा तो ऊपर और नीचे होगा। अच्छा बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखिए, देखिए ऐसे रखना पड़ेगा और इसको कर्ल करेंगे तो कर्लिंग फिंगर अंदर जा रहा है, थंब की डायरेक्शन में ही करंट होगा और कर्लिंग फिंगर ऊपर आ रहा है। तो ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, नीचे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। आई एम राइट? बिल्कुल राइट। बट इस लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। समझ में आई ये बात आपको अच्छे से? अब आइए एक अपन बात करते हैं स्क्वायर लूप का। किसका बात किया अपन ने? स्क्वायर लूप। अच्छा, स्क्वायर लूप से पहले एक और बात करते रुके। स्क्वायर लूप से भी पहले एक और बात कर लेते हैं अपन, पैरेलल टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का। अपन अभी एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के बारे में बात करी, सेमी इनफाइनाइट के बारे में बात करी, लेकिन एक वायर लिया। अब अपन 2 वायर लेते हैं, है ना? अपन स्टेप वाइज चलते एकदम, कोई जल्दी नहीं है, स्टेप वाइज चलते हैं। ये है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट ऊपर जा रहा है, ये भी करंट ऊपर जा रहा है। इनफाइनाइट वायर है, 2 इनफाइनाइट वायर लिख देता हूँ, 2 इनफाइनाइट वायर। करंट वाई फ्लो कर रहा हो, अपने को पता ही है। यहाँ से इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लीजिए 2r, एग्जैक्टली सेंटर पे यहाँ से r डिस्टेंस पे और यहाँ से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए कितना होगा। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे और यहाँ से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे तो एक बार निकाल के देख लेते हैं क्या होगा। B इज इक्वल टू, मुझे लग रहा है 0 आएगा। क्यों? क्योंकि थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, इस वाले करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और r डिस्टेंस पे आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों? क्योंकि इन्फाइनाइट वायर है। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर क्योंकि इन्फाइनाइट वायर है। और इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बाहर की तरफ। कहाँ होगा? बाहर की तरफ। इसके वजह से अंदर की तरफ, इसके वजह से बाहर की तरफ। तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा 0। समझ आया? ऐसे सवाल खूब पूछ लेते बेटा, देखो 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 देखो, अच्छे से समझो। अच्छा यहाँ पे देखो, 2 ही लेंगे, 2 ही लेंगे, 2 ही लेंगे, इनफाइनाइट है। यहाँ पे करंट जा रहा है ऊपर, राइट, और यहाँ पे करंट जा रहा है नीचे। यहाँ पे करंट कहाँ जा रहा है बेटा? नीचे जा रहा है। यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड बताइए, यहाँ से r डिस्टेंस पे, यहाँ से भी r डिस्टेंस पे, बीच में। इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा आपका म्यू नॉट आई बाई पाई आर। म्यू नॉट आई बाई पाई आर, क्या बात कर रहा हूँ? म्यू नॉट आई बाई पाई आर, यस। एक की वजह से आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर और दूसरे की वजह से आएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि देखो अच्छे से बात करते हैं यहाँ पे, ये करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये करंट नीचे, और कर्ल करोगे फिंगर को, देखो करंट कहाँ है, देखो इसमें करंट देखो नीचे, देखो ना भाई, करंट नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर आपका ये वाला आ जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्लियर है क्या ये बात? अच्छा, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। कैसा लिया अपन ने? सेमी इनफाइनाइट। कैसा लिया अपन ने? सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट कैसा होता है? यहाँ पे देखो फाइनाइट बंद कर दिया और ऊपर मैंने क्या बना दिया? डॉटेड लाइन बना दिया। ऊपर क्या बना दिया? डॉटेड लाइन बना दिया। यहाँ पे करंट जा रहा है बेटा ऊपर और यहाँ पे करंट आ रहा है नीचे। यहाँ पे करंट कहाँ आ रहा है? नीचे। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। यहाँ से डिस्टेंस r और यहाँ से भी डिस्टेंस r निकाल पाओगे? बहुत आसान है। करंट ऊपर, यहाँ पे करंट नीचे। कैसा है? सेमी इनफाइनाइट। एक तरफ तो इनफाइनाइट है, दूसरी तरफ फाइनाइट है। यहाँ पे देखो दोनों तरफ डॉटेड लाइन, 2 इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या है? सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाओगे? बहुत आसान है। देखो
इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, अंदर, और इसके वजह से थंब करंट की डायरेक्शन रखोगे अंदर, तो दोनों ऐड होगा। लेकिन सेमी इनफाइनाइट वाला मैग्नेटिक फील्ड आएगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सेमी इनफाइनाइट वाला। स्क्रीन पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्क्वायर करंट कैरिंग लूप्स। स्क्वायर करंट कैरिंग लूप है, देखो एल लेंथ का मान लो स्क्वायर करंट कैरिंग लूप है, जिसमें करंट कुछ इस तरीके से आई 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 और आई फ्लो कर रहा है। ठीक है बेटा, करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड यहां पे अंदर में निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले एक वायर लिया, ये आई, इसकी वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, कर्लिंग फिंगर अंदर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। अच्छा, यहाँ पे रख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अच्छा, यहाँ पे रख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहाँ पे रख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। या आप ऐसे देखो कि करंट कैसा है, ये क्लॉकवाइज, करंट कैसा है क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ। जब स्क्वायर लूप के लिए आप कर्लिंग फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं तो थंब मैग्नेटिक फील्ड बताता है, तो सर्कुलर लूप में भी ऐसा कर सकता है। ये सर्कुलर लूप है, करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल गया अंदर की तरफ होगा। दूसरी बात, कितने लूप में वायर है, 4। क्या चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा क्या, बिल्कुल। देखो इसके वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे आएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसके वजह से आएगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसके वजह से आएगा, और सेम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इसके वजह से आएगा। अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट कर ले पहले। तो एक वायर की वजह से ये ऐसे आप देखेंगे, साइड लेंथ मान लीजिए एल है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंटर से, L/2। ये एंगल और ये एंगल दोनों हो जाएगा अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री। अरे स्क्वायर लूप है तो टोटल 90 बनेगा, तो आधा आधा कर लोगे तो ये 45, ये 45, डिस्टेंस L/2। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक के लिए फाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इनफाइनाइट नहीं हुआ भाई, ये फाइनाइट है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, फाइनाइट करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे आप तो V1 इज इक्वल टू आएगा μ0I बटा 4 पाई, लेंथ बोलो L/2। लेंथ अच्छे से बोलो भाई, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से लेंथ क्या हो जाएगा जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, L/2। ये भी एंगल 45, ये भी एंगल 45, तो आप लिखेंगे साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। साइन 45 इज 1/√2 और ये भी 1/√2। 1/√2 1/√2 आपका हो जाएगा 2/√2। देखो ना भाई, ये 1/√2, ये 1/√2, मतलब 2/√2। 2/√2 इज √2, तो ये आ जाएगा आपका √2। तो मैग्नेटिक फील्ड आप ध्यान से देखिए μ0I बटा 2 पाई L, और ये हो जाएगा आपका √2। ये फिर 2 से कैंसिल होगा, तो जवाब आएगा आपका μ0I बाई √2 पाई L। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके वजह से आया है, एक वायर की वजह से। और ऐसे कितने वायर है, 4। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ μ0I बटा √2 पाई L। 4 टाइम्स। या आप ऐसा करो, यहाँ पे 2 था, ये √2 रहने दो, ये √2 रहने दो। अब यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ B1 कर दो। तो जैसे ही आप 4 टाइम्स ऑफ B1 करोगे तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो यहाँ पे 4 और नीचे बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा आपका 2√2 μ0I बटा पाई L सिंपल। ये आएगा जवाब। अरे यार 4 से मल्टीप्लाई करा यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 नीचे 2, तो कैंसिल हो गया, सिंपल 4/2, 2 आ जाएगा, तो 2√2 है। तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 2√2 μ0I पाई L, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, अंदर की तरफ। अच्छा, अगर ऐसा होता बेटा हेक्सागोनल, सीधा हेक्सागोनल पे ही चलते हैं अपन। हेक्सागोनल शेप में एक लूप बन रहा है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I। तो सबसे पहले ये बताओ कि एक सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड उतना ही सेंटर पे आएगा जितना इंडिविजुअल हर सेक्शन की वजह से आएगा, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे तो देखो ये करंट कैरिंग वायर, यहाँ पे देखना है बाहर 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 बाहर, वैसे कर्ल कर लो बाहर, मतलब सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बाहर की तरफ आएगा। कहाँ की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, ये अगर साइड लेंथ L है तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 6 टाइम्स ऑफ B1 कर सकते हैं आप। एक का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कोई बुराई नहीं है। एक का निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और आपको ये कैलकुलेट करना आना चाहिए।
ठीक है ना। क्या करेंगे, अगर साइड लेंथ L है तो यहाँ से ये लेंथ कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। निकाल पाओगे क्या ये लेंथ कितना होगा? बहुत ईजी है, ये लेंथ L है तो ये हाइट बताओ कितना होगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है सेंटर से, क्या बन जाता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आप कैलकुलेट करके दिखा देते हैं आपको, सुनो ध्यान से। ये लेंथ L, ये भी लेंथ L और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, ये अल्फा और ये बीटा। तो देखिएगा ध्यान से, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। टोटल नेट एंगल जो बनेगा यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री, आई एम सॉरी 30 डिग्री। अरे भाई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है, ये वाला ये इसके साथ इक्विलैटरल बन गया, ये इसके साथ इक्विलैटरल बन गया, ये 1 2 3 4 5 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल कन्वर्ट हो जाते हैं। टोटल एंगल ये बनेगा 60, तो आधा ये 30 और ये 30 और ये लेंथ L, ये लेंथ L, तो ये वाला साइड लेंथ क्या होगा √3L/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा R परपेंडिकुलर √3L/2, ये R परपेंडिकुलर, ये लेंथ √3L/2। सेंटर ये O पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट O क्या लिखेंगे 6 टाइम्स, और एक का मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे μ0I/4 पाई लेंथ बोलो √3L/2। अरे भाई ये परपेंडिकुलर लेंथ ये L है साइड लेंथ, तो ये भी L होगा, ये भी होगा L होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये जो हाइट हो जाएगा ये L का, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल भी 60, तो ये 30 30 और इस L का ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो ये 60 डिग्री है, तो L cos 60 डिग्री क्या होगा √3L/2। तो ये हो गया √3L/2 इंटू साइन 30, अल्फा भी 30 और बीटा भी 30 इंटू साइन 30। और ये देखो साइन 30 इज 1/2 और ये भी 1/2, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा 1, ये 1/2 क्या हो जाएगा 1। यहाँ से न्यूमेरिकली सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या आपको समझ आया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा ये चलो सॉल्व करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, करंट फ्लो कर रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल में I, यहाँ भी फ्लो कर रहा है I और यहाँ भी फ्लो कर रहा है I। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, साइड लेंथ है इसका L, साइड लेंथ कितना L, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बोलो O पॉइंट पे क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एक की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो 3 टाइम्स ऑफ 1 वायर का मैग्नेटिक फील्ड आएगा। देखो इस वायर की वजह से जो इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आना होगा वो आएगा थंब की डायरेक्शन में, आप करंट की डायरेक्शन में थंब रखें, कर्ल करें अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ और यहाँ पे भी अंदर की तरफ। और ढंग से देखें आप तो ये टोटल एंगल होता है ये 60, ये 60 और ये 60 है ना, तो 180 हो गया। और प्लेन में टोटल एंगल बनेगा आपका 360 डिग्री, तो ये आएगा 120 और यहाँ से मिलाएंगे ये भी 120, ये भी 120, तो ये एंगल बनता है आपका 120 डिग्री। तो यहाँ से परपेंडिकुलर एक लेंथ प्लॉट करेंगे तो ये एंगल 60 और ये एंगल 60, तो आपको पता चल गया कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आराम से देख लीजिए, कोई खास बात नहीं है। हेक्सागोनल का अलग कहानी है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ आपको, अगर थोड़ा भी डाउट है तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ये देखिए ये हेक्सागोनल है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मिला दूँ तो टोटल एंगल बनता है 120, आधा कितना हो जाएगा 60। एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से बना लो, टोटल एंगल बनता है 120, तो आधा कितना हो जाएगा 60। ये 60, ये 60, तो ये भी 60। इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये लेंथ L तो ये भी लेंथ L, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा, तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दो। अरे सिंपल सी बात है, L का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो, L साइन 60 आ जाएगा। तो ये बहुत आसान था, ये ईजी था। अब यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो अब ढंग से देखो, ये एंगल टोटल 60 इक्विलैटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये 60, तो ये नेट 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसका आधा क्या होगा 30, लेकिन यहाँ के एंगल से अपने को मतलब नहीं है, अपने को तो ये वाला एंगल देखना है। ये एंगल हो जाएगा तुम्हारा, ये एंगल हो जाएगा इधर से 60 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं है? तो अल्फा बराबर बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। क्लियर है ये बात? चलो यहाँ तक पता चल गया। अब ये परपेंडिकुलर लेंथ हमको निकालना पड़ेगा, तो इसको निकालने के कई तरीके हैं। आपको ये बात पता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन का अपने को लेंथ पता है, बिल्कुल, ये कैसे पता है, तो √3L/2 होगा, उसका ये होता है 1/3 और यहाँ से यहाँ का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस होता है कॉर्नर से, देखो कॉर्नर से सेंटर का डिस्टेंस होता है 2/3 और ये वाला डिस्टेंस होता है स्ट्रेट से सेंटर का डिस्टेंस होता है 1/3। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये पूरा डिस्टेंस देखो, ये अगर ये L है, ये लेंथ L है, ये भी L है, ये भी L है, तो ये L है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 60 डिग्री यार, तो √3L/2 यहाँ से यहाँ तक आएगा √3L/2। पता क्या होगा,
√3 और इसका 1/3 मतलब 1/3 1/3, तो ये कैंसिल होगा √3 से ये 3 तो 1/√3 तो L/2 √3 आ जाएगा तुम्हारा आर परपेंडिकुलर। एक तो ये तरीका हो गया निकालने का। दूसरा एक और तरीका बताता हूँ। बताओ ये टोटल एंगल 60 है, कोलैटरल एंगल होने की वजह से तो आधा क्या होगा 30 और ये 90, तो ऑब्वियस सी बात है ये 60। देखो यहाँ पे अपन ने निकाल लिया था अल्फा बराबर बीटा बराबर 60। अरे यार ये पूरा 60 था तो आधा लोगे तो ये 30 और ये 90 तो ये 60 होना चाहिए, तो ये भी प्रूफ हो गया। चलो अब सुनना, ये अगर बीच से कट किया है तो ये होगा तेरा R/2 सॉरी L/2, लेंथ L ले रहे हैं तो अपन क्या होगा L/2। तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर तुम्हारा R परपेंडिकुलर और बेस L/2 क्या होगा L/2। tan 30 कितना होता है √1/√3, तो ये होगा 1/√3 L/2 को यहाँ ले जाओ L/2 और 1/1/√3। तो देखो R परपेंडिकुलर क्या बन के आया यहाँ पे, ये आया L/2 √3, तो यही तो मैं यहाँ पे बताया था L/2 √3 R परपेंडिकुलर। तो आओ मैग्नेटिक फील्ड अब लिख लेते हैं फाइनल। तो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका B = चलो फटाफट μ0I/4π, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो L/2 √3, ये भी 60 ये भी 60, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 60, 2 टाइम्स ऑफ साइन 60, साइन 60 इज √2, साइन 60 इज √3/2। अच्छा, और ऐसे कितने वायर है 3, तो मल्टीप्लाई 3, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब सुनना अच्छे से, ये 2 √3 ऊपर जाएगा तो एज इट इज चुपचाप इसको ऊपर ले जाओ। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो B = ध्यान से देखना बेटा, ये वाला टर्म μ0I/4πL कोने में रख लो, यहाँ पे रख लो 4πL μ0I, ये क्या है 2 √3 ऊपर ले जाओ। तो √3 एंड √3 यहाँ पे 3 √3 था, तो √3 क्या होगा 3, 3 × 3 9, 9 × 2 18, ये आएगा 18, सिंपल। अब नेट कैलकुलेट करोगे 4 18 है, कैंसिल करना चाहो तो ये आएगा 9 μ0I/2πL इज अ करेक्ट आंसर। ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तो सारे ही मैंने लूप करा दिए, मैंने तुम्हें स्क्वायर समझा दिया, हेक्सागोनल समझा दिया, ट्रायंगल समझा दिया। तो आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते हो क्या? बहुत आराम से कर सकते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो यहाँ पे 2 इनफाइनाइट वायर ले लिया अपन ने, 2 इनफाइनाइट वायर। सर आपने करा तो दिया इनफाइनाइट वायर वाला, और देख ले एक सवाल क्या दिक्कत है। 2 इनफाइनाइट वायर ले लिया, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर ले लिया, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे मान लो करंट फ्लो कर रहा है I = 6 एम्पियर, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I = 2 एम्पियर। दोनों में करंट का डायरेक्शन ऊपर है। इनफाइनाइट लिखा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन द देम इज 10 मीटर। फाइंड I1 I2, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट वेयर B is 0, वेयर B is 0, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? क्या वो डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैट में आपने खूब ऐसे सवाल किए होंगे। मान लो ये चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, बताओ बीच में कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? तो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात है, तो मान लो कि ये डिस्टेंस है तुम्हारा कुछ R, तो यहाँ से डिस्टेंस हो जाएगा 10 - R। इसके वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? अंदर। B1 कहाँ होगा बेटा? अंदर। और इसकी वजह से थंब करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? B2 कहाँ होगा? बाहर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने का क्या मतलब है? B1 = B2 कर दो। B1 कैसे लिखेंगे सर? अरे इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, μ0I / 4πR। अरे μ0I, I की वैल्यू 6 है, μ0I / 4πR इंटू 2 आता और आता है सर, तो 2 लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी तो एक्स्ट्रा 2 आएगा। ये भी तो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिख लो। यहाँ क्या लिखोगे? देखो बताओ क्या होगा? μ0I / 4πR, तो R की जगह पे क्या लिखेंगे नीचे? 10 - R। बहुत ईजी है यार, दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दो? इक्वल कर दो। नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होने का क्या मतलब है कि B1 पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर उतना ही होगा जितना दूसरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा। बाहर। अरे यार क्रॉस क्यों लगा दिया मैंने? बाहर। थंब को करंट की डायरेक्शन रखें, मैग्नेटिक फील्ड बाहर। थंब को करंट की डायरेक्शन रखें, कर्ल करें, मैग्नेटिक फील्ड अंदर।
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, जितना अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही बाहर होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। स्क्रीन पॉज करके लिखे। नेक्स्ट देखिए बेटा, रेक्टेंगुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ से करंट आई आया अंदर, घूम घूम के बाहर आ गया करंट, ठीक है। तो अब देखो ऐसा है कि इस वायर का लेंथ बी के इक्वल है और इस वायर का लेंथ ए के इक्वल है। तो अगर आप इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहते हो कि B1 होगा यहाँ से यहाँ तक, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा, थंब को करंट की डायरेक्शन की तरफ रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, तो ये इसके वजह से B1, इसके वजह से B1, तो 2B1 आएगा। और इसकी वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड कहते हो कि कुछ B2 आना चाहिए, तो ये लेंथ और यहाँ से जो एंगल बनेगा, मान लो ये थीटा बन रहा है, कितना बन रहा है, थीटा, तो सिमेट्रिक है, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा। और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, ये वायर का लेंथ हो गया A, और ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा B का आधा, B/2, तो ये भी सिमेट्रिकली वैसा ही बनेगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 2B1 आना चाहिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ये आ जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि स्क्वायर लूप में चारों वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इक्वल आ रहा था, इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड सेम आ रहा था, बट यहाँ पे इसका और इसका मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा, और इस वाले का और इस वाले का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और स्क्वायर में एक और फायदा है कि स्क्वायर में देखेंगे तो ये वाला एंगल 45 था, लेकिन यहाँ पे ये एंगल क्या होगा, वो ए और बी के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो चलिए अपन इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। सबसे पहले B1 के बारे में चर्चा करते हैं। तो B1 के बारे में चर्चा करेंगे तो करंट तो I फ्लो कर रहा होगा, ये होगा म्यू0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई, लेंथ बोलो B/2, लेंथ क्या होगा बेटा, B/2 इंटू, ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, 2 साइन थीटा। अब मेन बात है कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा। तो एक बात बताओ, क्या आप यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा ही तो चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा यहाँ से देखिए क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर A/2, परपेंडिकुलर A/2। अच्छा अपन ये क्यों निकाले, एक बात बताओ, ये जो डायगोनल है यहाँ से यहाँ तक का, ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये भी तो थीटा एंगल बनाएगा। तो आप यहां से निकालो या सिंपल ये परपेंडिकुलर ले लो आप A बटा ये डायगोनल का लेंथ हो जाएगा। देखो ना, ये थीटा और ये थीटा इक्वल होगा बेटा, तो आप लिख सकते हो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा, √A² प्लस B², आंसर आ गया। और यहां पे आप कहते हो कि ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा यहां से, ये होगा आपका अल्फा, तो ये भी एंगल होगा अल्फा, तो साइन अल्फा क्या होगा, तो ये अल्फा यहाँ से निकालो या अल्फा यहाँ से निकालो, एक ही बात है। तो इस अल्फा के लिए ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा B बटा ये हाइपोटेन्यूस √A² प्लस B²। ढंग से देखिए, ये लेंथ देखिए, हाइपोटेन्यूस और ये आपका परपेंडिकुलर B, ये हो गया अल्फा। अरे ये अल्फा होगा तो ये भी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, ये भी तो परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस एंगल बना रहा है अल्फा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 आ गया, और यहाँ से B1 की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, B2 आपका हो जाएगा म्यू0 I डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये लेंथ A, ये पूरा A है तो ये होगा A/2 इंटू 2 साइन अल्फा। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आप इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कुछ आएगा, ध्यान से देखिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, या आप यहाँ से इसको भी 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं सिंपल। तो ये टर्म क्या बनेगा, म्यू0 I डिवाइडेड बाई पाई B, रहने दो इसको, 2 साइन थीटा, 2 और साइन थीटा की वैल्यू बताइए A बटा √A² प्लस B²। यहाँ तक ठीक है। अच्छा एक और बात, ऐसे कितने टर्म है, B1 को आपने लिखा है 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4B1। 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा, तो देखो म्यू0 I बाई 2 पाई B/2 था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई B बचा, यहाँ पे 2 का फैक्टर और साइन थीटा को लिखा मैंने, तो ऐसे तो 2 बार B1 आएंगे ना, और इसी तरीके से ये भी आएगा म्यू0 I बाई 2 से 2 कैंसिल, तो बोलो क्या होगा पाई A, और 2 इंटू 2, कौन सा 2, एक ये 2 और एक ये 2 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू बोलो B बटा √A² प्लस B²। इसमें से जो टर्म कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर पाई B बटा √A² प्लस B², यहाँ पे डिनोमिनेटर पाई A √A² प्लस B²। तो जो टर्म कॉमन है उसको बाहर निकालते चलो। तो बताओ म्यू0 कॉमन है, I भी कॉमन है, अच्छा यहाँ से
पाई भी कॉमन है, ए और बी डिफरेंट है, तो ये तो नहीं निकलेगा बाहर, ठीक है। ऊपर में ए है, ये भी नहीं निकलेगा बाहर, 4 बाहर निकल जाएगा। अरे भाई ये 4 और 4, ये बीच में प्लस है ना, तो यहाँ से जो टर्म कॉमन है उसको बाहर निकाल रहा हूँ। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा ये ए बाई बी, और यहाँ पे बचेगा आपका, ये बनेगा बी बाई ए, ठीक है। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म एज इट इज़ रहेगा 4 म्यू नॉट आई बटा पाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब कैलकुलेशन बचा है टर्म, यहाँ पे मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट तो खत्म है बिल्कुल। बताओ 4 पाई म्यू नॉट आई बटा पाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे बी ए निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी इंटू ए, ठीक है, बी इंटू ए। और ऊपर में टर्म क्या चला जाएगा, ये चला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा टर्म ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1 और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर हाफ, इससे ये कैंसिल होगा तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो तुम्हारा आ रहा है 4 म्यू नॉट आई बटा पाई ए बी, और ऊपर में चला गया ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये टर्म बनेगा। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ है, एक बार बिल्कुल गड़बड़ हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड के रिजल्ट को कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ ए इज इक्वल टू बी है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, तो स्क्वायर लूप बन जाएगा। और इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए वो आना चाहिए, याद करो, 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई ए, यही तो आया था पाई एल, इसको एल मान लोगे तो पाई एल, ये मैग्नेटिक फील्ड आया था स्क्वायर लूप के सेंटर पे 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल। तो अभी जब इक्वल करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो √2a स्क्वायर, और यहाँ पे a इंटू ए क्या होगा a स्क्वायर, तो a से a कटेगा तो ये 4√2 आ रहा है, जबकि आना चाहिए था आपका 2√2। तो कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेते हैं, कोई बुराई नहीं है। यहाँ से थीटा थीटा तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा आएगा, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। तो अच्छा ये तो 4 था ना यार, शिट, यहाँ पे मेन कैलकुलेशन में गलती से मिस्टेक हो गया यार, ये 4 था रामलाल, ये अगर 4 था ये अगर 4 था तो कैंसिल होगा, 2 होगा, ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही 2 बचेगा बस। यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये सिंबल आएगा, लेकिन यहाँ पे डबल करने की वजह से एक ही 2 बचेगा बस, तो एक ही 2 रहेगा ऊपर, तो ऊपर एक ही 2 बाहर आएगा, तो ऊपर एक ही 2 बाहर आएगा, तो ऊपर एक ही 2 बाहर आएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आया कि कैलकुलेशन करोगे तो हो सकता है कहीं गलती हो जाए, मेरे से भी गलती होगा। यहाँ पे क्या लिखना था असल में 4 पाई, अरे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई होता है ना, 2 पाई क्यों लिखा, ये तो पूरे एक स्ट्रेट वायर की वजह से लिख रहा हूँ, यहाँ पे 2 कैसे लिख दिया गलती से, समझ आया ये बात। तो देखो ये आना चाहिए था मैग्नेटिक फील्ड, रेक्टेंगुलर की वजह से ये हमने निकाल लिया। अब मान लो कि एग्जाम में सवाल पूछ दिया, मान लो कि एट एडवांस में या अच्छे एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया, तो क्या आप सच में कैलकुलेट करोगे ना? 4 ऑप्शन होगा ना, उसमें से स्क्वायर की वजह से याद रखो या कैलकुलेट कर लो फटाफट, और ये लॉजिक यूज़ कर लो। क्या लॉजिक यूज़ करोगे कि इफ़ ए बराबर बी इज इक्वल टू एल, देखो ए और बी की वैल्यू तो गिवन नहीं है, ए और बी की वैल्यू तो ए और बी है, और 99% ए और बी के टर्म्स में जवाब पूछेगा, तो ए और बी डिफरेंट है, लेकिन ए और बी में से ज़्यादा कौन है पता नहीं, ए और बी की वैल्यू तो गिवन नहीं है कि इक्वल हो सकते हैं। हाँ, ए और बी के टर्म्स में तो ए और बी को इक्वल ही मान सकते हो, ए और बी को इक्वल मान तो स्क्वायर लूप बनेगा, स्क्वायर लूप के लिए सीधा आंसर तुम ही निकाल सकते हो 2√2 म्यू नॉट आई बाई पाई एल, ये याद भी रह सकता है। तो जैसे ए बराबर बी बराबर एल होगा तो स्क्वायर लूप बन जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड इतना होना चाहिए। 4 ऑप्शन में से जिस ऑप्शन में ये जस्टिफाई करेगा उसी में ये आंसर सही हो जाएगा, बात खत्म, टेंशन नहीं करना। देखो कैलकुलेट करोगे तो इतना तो कैलकुलेशन बनता है यार, लेकिन डायरेक्ट लिखना चाहो तो बहुत आसानी से लिख सकते हो, कोई खास बात नहीं है। कि आपको थोड़ा सा समझ आया ये कहानी। और सुनो, मान लो कि ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक फाइनाइट वायर है, और तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ पे निकालना है। कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो अच्छा, ये वायर यहीं से यहाँ तक है, ये डिस्टेंस अपने को आर गिवन है, और ये डिस्टेंस अपने को कुछ आर डैश गिवन है, ठीक है बेटा। दूसरी बात, अपर एज का एंगल यहाँ से अल्फ़ा गिवन है, और ये वाला एंगल अपने को बीटा गिवन है। ये वाला एंगल क्या गिवन है? बीटा। यहाँ से इस
वायर से ऐसे ही तो देखते हैं, यहाँ से अल्फा गिवन है और यहाँ से बीटा गिवन है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा। तो ध्यान देखिए मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि म्यू नॉट में तो अपन म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 पाई यहाँ पे गलत हो गया था ना, 2 पाई नहीं 4 पाई, इसलिए मैं बोल रहा था कि 2 याद मत रखो, 4 पाई के फैक्टर याद रखो, ठीक है। दूसरी बात, आर डैश लेंगे कि आर लेंगे, तो याद रखिएगा भले ही करंट कैरिंग वायर यहाँ से यहाँ तक है, तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालना है, लेकिन इस करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेते हैं, तो ये आर आएगा, आर डैश का कोई सेंस नहीं है। और फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वायर के लेंथ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर से अपर एज का जो एंगल बन रहा होगा उसको लेंगे अपन अल्फा। देखो ये अल्फा बन रहा है, तो ये होगा तेरा साइन अल्फा, और नीचे जो एंगल बन रहा होगा उसको लेंगे अपन प्लस साइन बीटा, लेकिन नीचे तो कुछ एंगल ही नहीं है। ये एंगल तुम्हें नहीं लग रहा है नीचे की तरफ जाते तो अपन बीटा लेते, ये ऊपर बन रहा है। तो यहाँ पे जब तुम इंटीग्रेट भी करते, याद करो थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोचो, यहाँ पे मान लो कि कुछ ये एंगल तुम ले लेते यहाँ से थीटा और इंटीग्रेट करते, तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करते, देखो ये भी बीटा ऊपर एंगल है और ये भी अल्फा है, तो कहाँ तक करते, बीटा से अल्फा तक, तो अपर लिमिट अल्फा और लोअर लिमिट क्या रखते हैं आप, साइन बीटा, तो माइनस साइन बीटा। वहाँ पे क्या था कि इस परपेंडिकुलर वायर से अपर एज का एंगल ऐसे आपने लिया था प्लस अल्फा, और ये नीचे होने की वजह से आपने लिया था माइनस बीटा, तो यहाँ से यहाँ तक जब इंटीग्रेट किया तो माइनस बीटा लिया था। लेकिन यहाँ पे देखो कि तुम यहाँ पे ले रहे हो मान लो थीटा, और तुम्हें यहाँ से इस परपेंडिकुलर लेंथ से तुमने लिया यहाँ पे थीटा, परपेंडिकुलर लेंथ से तुमने क्या लिया, थीटा। अब तुम्हें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक वायर है, तो तुम्हें इंटीग्रेशन करना है बीटा से लेके अल्फा तक, तो सिंपल बीटा से अल्फा तक लिमिट रखोगे, तो सिंपल बीटा से अल्फा तक लिमिट रखोगे तो तुम्हारा आएगा अपर लिमिट साइन अल्फा माइनस लोअर लिमिट साइन बीटा, ये आंसर आएगा। मतलब ऐसे याद रख लो कि यहाँ से ऊपर जाऊंगा तो एक एंगल अल्फा, और वायर से जितना नीचे जाऊंगा वो एंगल अपन में फॉर्मूले में प्लस बीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो नीचे अपन जा ही नहीं रहे, ऊपर जा रहे हैं। देखो ना यहाँ से यहाँ तक तो वायर है ही नहीं ना बेटा, यहाँ से वायर है ही नहीं, वायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है। तो अपन एक एंगल इस परपेंडिकुलर लेंथ से अपर इसका लिया अल्फा, और दूसरा एंगल यहाँ से ले लेंगे, ऊपर ही जाना पड़ रहा है इसलिए इसको ले लेंगे अपन माइनस बीटा। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। क्या आपको ये थोड़ा समझ आया कहानी, कोई खास बात नहीं है, स्क्रीन पॉज करके ये लिख लीजिए।